वे सिर्फ बैल नहीं थे, वे दोस्त थे, स्वाभिमान थे और आजादी की लड़ाई थे। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की कृति दो बैलों की कथा। बुक बातें में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी दो बैलों की कथा पर आधारित एक लेख है और हम इसकी परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। और ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, है ना? लेकिन आज जो हमारे पास स्रोत है वो इसे महज एक बच्चों की कहानी से कहीं आगे ले जाता है। सही कहा। ये दोस्ती, आत्मसम्मान और आजादी के संघर्ष की एक बहुत गहरी पड़ताल है। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हीरा और मोती नाम के उन दो बैलों के सफर को समझें। क्या वे सिर्फ जानवर थे या उनमें भी वही भावनाएं थीं जो इंसानों में होती हैं? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। हम इसी में छिपे गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस भावनात्मक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी के केंद्र में है हीरा और मोती। स्रोत उन्हें सिर्फ दो बैल नहीं कहता, बल्कि पहली ही पंक्ति में उन्हें दो सच्चे दोस्त का दर्जा देता है। हाँ, और ये छोटा सा फर्क ये कहानी का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और उनका मालिक है जूरी, एक साधारण किसान। लेकिन उनके बीच का जो रिश्ता है वो साधारण बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मालिक और जानवर का रिश्ता है ही नहीं, ये परिवार जैसा है। स्रोत में एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति है जो इस रिश्ते की बुनियाद को पकड़ती है। झूरी गरीब था लेकिन दिल से अमीर। वो भूखा रह सकता था पर अपने बैलों को भूखा नहीं देख सकता था। दिल से अमीर, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है ना? नहीं, ये झूरी के चरित्र का सार है। उसकी दौलत उसकी करुणा में थी, उसके प्रेम में थी। और ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हीरा और मोती इस प्रेम को सच में समझते थे या ये सिर्फ एक आदत थी? बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत इस बात को साफ करता है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं था। वो लिखते हैं कि हीरा और मोती बिना कहे दिन रात खेत जोतते थे। यहाँ ये बिना कहे शब्द बहुत जरूरी है। मतलब उन्हें कोई डर या चाबुक नहीं चला रहा था? बिल्कुल, ये एक मौन संवाद था, एक समझ थी। वो झूरी के स्नेह का जवाब अपनी मेहनत और वफादारी से दे रहे थे। तो ये निर्भरता से कहीं ज्यादा गहरा था, ये आपसी सम्मान था। और दोनों का स्वभाव भी तो अलग था। हीरा ज्यादा शांत और सहनशील था, जबकि मोती थोड़ा गर्म मिजाज का। हाँ, और यही उनके रिश्ते को और भी दिलचस्प बनाता है। वो एक दूसरे के पूरक थे। सही। हीरा की समझदारी मोती के गुस्से को काबू में रखती थी और मोती का साहस हीरा को मुश्किल वक्त में हिम्मत देता था। उनकी दोस्ती सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थी, ये एक दूसरे को संतुलित करने की कला थी। और यही नींव है जो आगे आने वाले तूफान में उनकी नाव को डूबने से बचाती है। और वो तूफान आता है जब झूरी को मजबूरी में उन्हें अपने साले गया के घर भेजना पड़ता है। ये उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ है जहां उनकी दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाती है। बिल्कुल, यहाँ दो दुनियाओं का फर्क बहुत साफ नजर आता है। एक दुनिया झूरी की थी जहाँ स्नेह और सम्मान था, और दूसरी दुनिया गया की है जहां सिर्फ शोषण और अपमान है। स्रोत के शब्द बहुत तीखे हैं। गया के यहाँ न प्यार था न अपनापन, सिर्फ काम और मार। ये महज जगह का बदलाव नहीं था, ये उनके अस्तित्व पर एक हमला था। यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। झूरी के घर पर भी तो वे काम करते थे, दिन रात हल खींचते थे। तो गया के घर ऐसा क्या अलग था कि उन्हें पहली बार गुलामी का एहसास हुआ? ये कहानी का एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। झूरी के यहाँ वो काम करते थे लेकिन वो साथी थे, परिवार का हिस्सा थे। वहां श्रम था, शोषण नहीं था। अच्छा। लेकिन गया के यहाँ आकर उन्हें एहसास हुआ कि शारीरिक मेहनत गुलामी नहीं है, बल्कि सम्मान का छिन जाना, अपनी पहचान का मिट जाना, वो असल गुलामी है। और स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली वाक्य है, हीरा और मोती पहली बार समझ गए आजादी क्या होती है। हाँ, उन्होंने आजादी को किसी किताब में नहीं पढ़ा, उन्होंने उसे अपने सम्मान पर होती चोट से महसूस किया। इस एहसास के बाद उनका वहां रहना तो नामुमकिन था। जाहिर है अगला कदम आजादी की तरफ ही होना था। बिल्कुल। गया का व्यवहार दिन ब दिन और क्रूर होता जा रहा था। स्रोत के अनुसार मार, भूख और अपमान उनकी आत्मा को चुभने लगे। आत्मा को चुभना, ये दर्द जिस्मानी नहीं रूहानी था। और इसी रूहानी दर्द से उनके विद्रोह का जन्म हुआ। एक बात जिसने मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर किया
वो था उनके विद्रोह का तरीका। वो कोई तोड़फोड़ नहीं करते। नहीं, वो बस एक दिन हल खींचने से मना कर देते, चुपचाप। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। स्रोत इसे कहता है, यह विद्रोह था चुपचाप पर मजबूत। ये दिलचस्प है कि प्रेमचंद जानवरों के जरिए सविनय अवज्ञा का सबसे बुनियादी रूप दिखा रहे हैं, बिना किसी राजनीतिक सिद्धांत के, सिर्फ आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। हाँ, ये हमें बताता है कि अन्याय का विरोध करने की भावना कितनी मौलिक है। ये किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि अस्तित्व की पीड़ा से जन्म लेती है। इस विद्रोह में भी हीरा और मोती के स्वभाव का फर्क दिखता है ना? मोती का मन तो करता है कि गया को सींगों पर उठाकर फेंक दे, लेकिन हीरा उसे समझाता है और ये उनकी दोस्ती की परिपक्वता दिखाता है। हीरा जानता था कि हिंसा का जवाब हिंसा से देना उन्हें और बड़ी मुसीबत में डाल देगा, तो उनका हल न खींचने का फैसला किसी एक का नहीं था, ये दोनों का साझा निर्णय था। हाँ, वे एक दूसरे की ताकत थे। एक अकेले बैल का विद्रोह शायद आसानी से कुचल दिया जाता, लेकिन जब दो एक साथ खड़े हुए तो उनका प्रतिरोध मजबूत हो गया। इसी प्रतिरोध की आग उन्हें आजादी के रास्ते पर ले जाती है। एक अंधेरी रात वे रस्सी तोड़कर भाग निकलते हैं। उस पल की भावना को स्रोत बड़ी खूबसूरती से पकड़ता है। भूखे थे, थके थे, पर आजाद। ये पर शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल, ये बताता है कि आजादी की भावना शारीरिक तकलीफ पर कितनी भारी पड़ सकती है। लेकिन स्रोत हमें किसी भ्रम में नहीं रखता। वो साफ कहता है, आजादी आसान नहीं थी। भूख, ठंड और डर हर कदम पर थे। हाँ, ये आजादी का एक बहुत यथार्थवादी चित्रण है। हर इन्हीं चुनौतियों के बीच उनके सामने एक नैतिक दुविधा भी आती है। उन्हें मटर का हरा भरा खेत मिलता है और वो भूखे हैं, और सामने भोजन है। ये उनकी यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। मोती तो खेत में घुस जाता है, लेकिन हीरा बाहर खड़ा रहता है। क्यों? वो जानता है कि ये किसी और की मेहनत है। ये एक जानवर के भीतर नैतिकता की झलक है। लेकिन दोस्ती का बंधन इतना मजबूत है कि जब खेत के रखवाले मोती को पकड़ने आते हैं तो हीरा भाग सकता था, पर वो भागता नहीं, वो खुद वापस आके पकड़ में आ जाता है। वो अपने दोस्त को अकेले मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। तो ये जो हरी घास का लालच था, क्या ये सिर्फ एक भौतिक लालच था या ये एक आसान, बिना जिम्मेदारी वाली आजादी का प्रतीक था? ये बहुत गहरी बात है। आप कह सकते हैं कि मटर का खेत एक ऐसी आजादी का प्रतीक था जो तात्कालिक सुख तो देती है, पर उसका कोई लक्ष्य नहीं है। जबकि हीरा और मोती की तलाश एक ऐसी आजादी की थी जिसका जुड़ाव उनके घर से था, उनके अपनेपन से था। उनकी दोस्ती ही उनका नैतिक कंपास थी। इस घटना के बाद उन्हें कांची हाउस में बंद कर दिया जाता है, जो शायद गया के घर से भी बदतर जगह थी। हाँ, कांजी हाउस उस निराशा का प्रतीक है जहाँ सारे सपनों की मौत हो जाती है। वहाँ और भी जानवर थे जो उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन हीरा और मोती वहाँ भी हार नहीं मानते। नहीं, मोती अपनी सींगों से कच्ची दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है और वे मिलकर दीवार तोड़ देते हैं और सारे जानवरों को आजाद कर देते हैं। लेकिन वे खुद नहीं भागते। हीरा की रस्सी मजबूत थी, वो नहीं टूटती। और मोती अपने दोस्त को छोड़कर जाने से इनकार कर देता है। ये दोस्ती की पराकाष्ठा है। मोती के पास आजादी का खुला दरवाजा था, लेकिन उसने बंधन को चुना क्योंकि उसका दोस्त बंधा हुआ था। ये हमें बताता है कि सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, वो सामूहिक होती है। बिल्कुल, जब तक आपके अपने बंधे हुए हैं, आपकी आजादी अधूरी है। इन तमाम मुश्किलों और परीक्षाओं के बाद आखिरकार वो क्षण आता है जिसका उन्हें इंतजार था। कांजी हाउस से उन्हें नीलाम कर दिया जाता है और एक धड़ियल कसाई उन्हें खरीद कर ले जा रहा होता है। ये शायद उनकी कहानी का सबसे अंधकारमय पल था। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन तभी उन्हें कुछ जाना पहचाना सा रास्ता नजर आता है और उनके थके हुए जिस्म में अचानक बिजली सी दौड़ जाती है। और वो भागते हैं अपनी पूरी ताकत लगाकर, सीधा अपने घर झूरी के दरवाजे पर जाकर रुकते हैं। हाँ, उस मिलन के दृश्य को स्रोत बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत असरदार तरीके से बताता है। एक तरफ झूरी है जो उन्हें देखकर दौड़ता है और उनसे लिपट जाता है। स्रोत कहता है, झूरी की आंखों में आंसू थे, खुशी के। ये आंसू सिर्फ अपने खोए हुए बैलों के वापस मिलने के नहीं थे, ये उस प्रेम और विश्वास की जीत के आंसू थे। और दूसरी तरफ हीरा और मोती थे। स्रोत के शब्द हैं, वे चुपचाप खड़े थे, पर उनकी आंखों में जीत थी। ये जीत किस चीज की थी? ये सिर्फ एक कसाई के हाथ से बच निकलने की जीत नहीं थी। इसका मतलब क्या था? ये उनके आत्मसम्मान की जीत थी। ये उनकी स्वतंत्रता की जीत थी। यह इस बात की जीत थी कि उन्हें कोई वस्तु की तरह खरीद या बेच नहीं सकता। वे ये साबित कर रहे थे कि उनका भी एक घर है, एक पहचान है
और वो उसके लिए किसी भी हद तक लड़ सकते हैं। तो अब अगर हम कहानी के सार और उसके सार्वभौमिक संदेश पर आए तो ये साफ है कि दो बैलों की कथा सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी प्रतीकों के माध्यम से बात करती है। हीरा और मोती उस समय के भारतीय किसानों या आम आदमी के प्रतीक हो सकते हैं जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। और झूरी का घर स्वराज का प्रतीक है और गया का घर गुलामी का। बिल्कुल, उनका संघर्ष आजादी का संघर्ष है। और इसका सबसे शक्तिशाली संदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, स्रोत के अंत में दिए गए एक वाक्य में छिपा है। हाँ, और वो वाक्य इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जो सम्मान से जीना चाहता है वो गुलामी सहन नहीं करता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। न कहीं ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या भावनाएं और अधिकार केवल मनुष्यों तक ही सीमित है। प्रेमचंद ने इस कहानी के जरिए हमें सहानुभूति का एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। ये हमें उन मूक प्राणियों की दुनिया में झांकने का मौका देती है जिन्हें हम अक्सर सिर्फ अपनी जरूरत की चीज समझ लेते हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक विचार मन में आता है। इस कहानी को जानने के बाद क्या हम अपने आसपास के जीवों को केवल जानवर की तरह देख सकते हैं या हमें उनमें भी आत्मसम्मान और भावनाओं की एक झलक दिखाई देती है? बुक बातें में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई बातों के साथ।